इन्हें खालिस्तानी ना कहा जाए, अलगाववादी कहा जाए इन्हें। हार्ड कोर जो अपने आप को बड़ा खालिस्तान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इनका माइंड सेट है वो तालिबान से ज़्यादा दूर नहीं है। 6 फॉर जस्टिस वाले वो बिल्कुल एक नॉनसेंस जो बात कर रहा है। जो 1984 तो सिख विरोधी दंगा था ये, सिखों का नरसंहार था ये। क्योंकि इंदिरा गांधी ने सिखों के साथ, और इंदिरा गांधी की वजह से सिखों के साथ सिखों का जो जेनोसाइड हुआ है, सिखों का कत्लेआम हुआ है, वो हम भूल नहीं सकते। नमस्कार, 5 जन में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर, और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सुखी चहल जी, जो द खालसा टुडे के फाउंडर हैं, CEO हैं, एडिटर इन चीफ हैं। हम उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। पंजाब के मुद्दे पर बात करेंगे, खालिस्तान समर्थकों के मुद्दों पर बात करेंगे, अमेरिका में सिखों की क्या स्थिति है इस पर बात करेंगे, और चर्चा के दौरान कई सारे मुद्दे उठेंगे, उन पर भी हम उनसे राय लेंगे। तो सुखी चहल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 5 जन में। जी सुधीर जी, नमस्कार, सत श्री अकाल आपको भी, आपके सभी श्रोतों को भी। आप अमेरिका में 1992 से हैं, मानसा में आपका जन्म हुआ, तो अपनी माटी को आप कितना याद करते हैं? देखो, मेरे लिए माटी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो जो अमेरिका में है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब मैं US सिटीजन हूँ, लेकिन जन्मभूमि मेरी ये भारत है, और वो मेरी कर्मभूमि है। और लोगों उसके लिए भी, और स्पेशली मेरी भारत के लिए भी, जन्मभूमि के लिए बहुत प्यार है, और होना भी चाहिए। जी, अमेरिका अभी फिर चर्चा में आया था। खालिस्तान समर्थकों ने वहाँ पर भारतीय दूतावास में प्रदर्शन किया था, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये कोई भी प्रोटेस्ट है, स्पेशली जो खालिस्तान के जो आप बोलते हो वो प्रो खालिस्तानी हैं, ये सबसे पहले तो आई थिंक इस चीज़ पे जे हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि मैं एग्री नहीं करता भी सभी लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं वो खालिस्तानी हैं। खालिस्तान के बारे में कुछ लोगों को शायद होएगा वो सपोर्ट करते होंगे, लेकिन सपोर्ट करना किसी का भी हक है। वहाँ का कानून है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आज्ञा देती है, वो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, और भी कम्युनिटी के लोग करते हैं। लेकिन ये खालिस्तान के नाम पे जो दंगा फसाद करते हैं, और पंजाबी में कहते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, इसलिए हम इनको खालिस्तानी कहना भी नहीं अच्छा समझते। क्योंकि खालिस्तान का नाम लेते हो तो खालसे की नाम आता है। ये ऐसे जो ऐसे घटिया किस्म के जो लोग होते हैं, इनको खालिस्तानी बोलना भी शायद इनको प्रमोट करना है, और मैं इनको कभी खालिस्तानी नहीं बोलता। और जो लोग, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा भी, वहाँ सैन फ्रांसिस्को कौंसल जनरल के बिल्डिंग पे को काफ़ी वेंडलिज्म किया। उसके बाद गांधी जी का बुत था वैनकूवर में, उसको तोड़ा, और आपको मीडिया में आपको देखा होएगा तो UK में, लंदन में, हाई कमीशन में उसका फ्लैग खालिस्तान का लगा रहा था, दिस एंड दैट। ये जो सारा कुछ है ये नॉनसेंस है। ये स्पेशली सिख कम्युनिटी से, जो मेन स्ट्रीम सिख कम्युनिटी है, वो ऐसी चीज़ें लाइक नहीं करती, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये लेस देन 1% लोग हैं। हम इनको सिख भी नहीं कहते। मैं इनको जो अपने आप को खालिस्तानी कहते हैं, मैं तो इनको पर्सनली सिख भी नहीं मानता, क्योंकि सिख होने से पहले इंसान बनना पड़ता है, और इंसान के बाद सिख बनना एक बहुत मुश्किल है। कोई पगड़ी बांध ले, या दाढ़ी रख ले, या खालिस्तान का झंडा उठा ले, उसको हम ये नहीं कह सकते जो खालिस्तानी है, जो सिख है। ये तो सिक्खी के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। जो गुरु नानक देव जी की सिक्खी से, गुरु गोविंद सिंह की सिक्खी है, 10 गुरुओं की सिक्खी है, ये तो इसके बिल्कुल आस-पास भी नहीं है। वो तो एक समुंदर है ना, ये समुंदर को एक कुज्जे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिक्खी है, जो सिक्खी, मैं सिख हूँ, आई एम प्राउड टू बी सिख। सिक्खी सिखों के लिए नहीं है, सिर्फ सिखों के लिए नहीं है। गुरु साहब का जो विचार था, जो अगर वो सिखों के लिए जो होता, तो गुरु नानक देव जी को इतना ट्रैवल ना करना पड़ता। ठीक है, अगर सिक्खी सिर्फ सिखों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए होती, या पंजाबियों के लिए होती, और गुरु तेग बहादुर शीस भी अपना ना देते। ठीक है, और सिक्खी में आप हरमंदिर साहब जाओ, 4 दरवाजे हैं, कोई भी आ सकता है। ठीक है ना। लेकिन ये जो रेडिकल हैं, जो एक खालिस्तान का मुद्दा लेकर उसको सारी सिस्टम को, सिखों को
बदनाम कर रहे हैं, सारे दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। देखो सिखों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। 100 साल से पहले अमेरिका कनाडा में देखो इतनी ज़्यादा उन लोगों ने मेहनत की, एस्टेब्लिश किया, और मेहनत करने के बाद भी फिर देखो उनको ब्रिटिश के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए वो वहाँ से आए, सैन फ्रांसिस्को आए, से वैनकूवर से आए, कामागाटा मारू की आप हिस्ट्री पढ़कर देखो, जो गदर मूवमेंट की सैन फ्रांसिस्को की वो देखो हिस्ट्री पढ़कर देखो, आपको पता चलेगा भी कितनी कुर्बानियाँ की हुई हैं। वो लोग वहाँ से छोड़कर भारत में आकर ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर कुछ लोगों ने पेश किया, और वो हिस्ट्री है वो रीराइट करनी पड़ेगी। लोगों को जो सही चीज़ है वो लोगों के आगे सामने लेकर आनी पड़ेगी। टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, जो खालिस्तानी वो करते हैं, ये 99% जो हमारी सिख कम्युनिटी है जो वहाँ डायस्पोरा में रहती है, आई एम आल्सो वन ऑफ देम, वो इनको सपोर्ट नहीं करते। खालिस्तान का, मैं अभी पंजाब में जाकर आया हूँ, पंजाब में खालिस्तान का कोई भी नाम लेने की तो तैयार नहीं है। वहाँ आपसी भाईचारा, हिंदू सिख एकता का बिल्कुल आप एग्जाम्पल देख सकते हो। वहाँ कोई इशू नहीं है, खालिस्तान की कोई बात नहीं करता। लेकिन जो बाहर के कुछ गुरुद्वारा भी इन लोगों ने कैप्चर कर लिए, और वहाँ इन लोगों ने ये बदमाशी करते हैं, बदमाशी करते करते ये खालिस्तान की सिर्फ वोट लेते हैं। और दूसरा जो अब हम जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ISI के कुछ लोग हैं, और भी जितने भी सिख जो स्पेशली इंडिया के एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, वो सभी इनकी सपोर्ट करती है। ये तो ओपनली, ये मैं नहीं कह रहा, जो तो मीडिया में बार बार आ रहा है। ये लोग जानबूझकर अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये एक खालिस्तान का ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल है इनके पास। और हमें भी पता है, इनको भी पता भी, खालिस्तान कभी नहीं बनने वाला। और मैं खालिस्तान क्यों नहीं चाहता, क्योंकि खालिस्तान मेरे लिए सारे का सारा हिंदुस्तान, सारे का सारा भारत खालिस्तान है। सारे भारत में देखो कहीं भी कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होएगी, कोई ऐसा सिटी नहीं होएगा जहाँ आपको सिख नहीं मिलेगा। और इसलिए अगर ये हम खालिस्तान की एक छोटी पंजाब की बात करते, तो गुरु गोविंद सिंह जी तो वहाँ पैदा नहीं हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी तो वो पटना से आए थे ना, बिहार से आए थे। और जो 5 प्यारे थे वो भी पंजाब में नहीं थे, अलग अलग स्टेटों से आए से, अलग अलग धर्मों से आए से, अलग अलग कास्ट से आए से, अलग अलग उनकी लैंग्वेज से। तो इसीलिए सिक्खी है एक बहुत बड़ी, बहुत महान चीज़ है। लेकिन ये जो बदमाश लोग आ गए, जो अपने आप को खालिस्तानी कहते हैं, ये सिक्खी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जी, एक और मुद्दा उठता है कि अगर छोटा सा प्रदर्शन भी होता है, जैसा कि आपने कहा है कि इनकी संख्या जो अलगाववादियों की है, इन्हें खालिस्तानी ना कहा जाए, अलगाववादी कहा जाए इन्हें, तो इनकी संख्या बहुत छोटी सी है, लेकिन इनकी खबर बहुत बड़ी बन जाती है। अगर छोटा सा भी प्रदर्शन करते हैं तो ये पश्चिमी मीडिया जो है वो भी इस मुद्दे को उठाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सिर्फ पश्चिमी मीडिया नहीं करता। ये देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, भी हमारा मीडिया भी इतना गिर चुका है, और मीडिया में भी इतनी गिरावट आई है। और मैं पंजाबी मीडिया की, मैं लास्ट वीक में चंडीगढ़ में इंटरव्यू करके आया, मैं वहाँ बोल कर आया हूँ भी देखो सबसे प्रॉब्लम है भी अगर मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सही चीज़ को पेश करो। अगर ये कोई भी ऐसा एंटी इंडिया कोई कमेंट करता है, कोई किसी को धमकी दे दिया, ये देखो खालिस्तान के जो एक अपने आप को जो खालिस्तान का प्रेसिडेंट आजकल बना फिरता है, वो कहता भी रेफरेंडम करवा रहा हूँ, दिस एंड दैट, वो सारा एक नॉनसेंस है। मिस्टर गुरपतवंत पन्नू जो 6 फॉर जस्टिस वाले, वो बिल्कुल एक नॉनसेंस जो बात कर रहा है, जो कहता भी आज मैं जहाँ पहले वो ब्रैम्पटन में उसने रेफरेंडम कराया, फिर लंदन में कराया, अभी ऑस्ट्रेलिया में करवाया, दिस एंड दैट, वो सिर्फ उन लोगों की दुकानदारी है। उसके पीछे 99% जो सिख कम्युनिटी है, इट्स वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी लविंग कम्युनिटी। आप देखो भी आज तक भी जो मेजॉरिटी ऑफ द सिख कम्युनिटी है, उसमें से आप कभी भी नहीं देखोगे कोई हिंदू सिख का इशू है या कोई खालिस्तान का इशू है। लेकिन ये बदमाशों के जानबूझकर ये ऐसे मसले उठाते हैं और उसको सेंसेशनलाइज करते हैं। और ये मीडिया है जो आजकल स्पेशली जो मीडिया में भी कुछ लोग आ गए, वो जानबूझकर इसको हाईलाइट करते हैं सिर्फ अपनी TRP के लिए। और उनको ये नहीं पता भी ये लॉन्ग टर्म में ये इसका चीज़ का नुकसान, स्पेशली पंजाब का कितना नुकसान हो चुका है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर इन लोगों ने जो अपने आप को खालिस्तानी कहते हैं, जिनको मैं नहीं कहता अलगाववादी,
और सैन फ्रांसिस्को में वहाँ जाकर इन लोगों ने जो भी वेंडलिज्म की, उसके दरवाजे थोड़े धमकी देते हैं, दिस एंड दैट। पंजाब के उसके बाद कोई भी बाहर से आकर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी जिसके पास कोई बिजनेसमैन है, वो पंजाब में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर पंजाब में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सो वो हमारा गेट है। हमें कॉन्सुलेट को, एम्बेसी को जब भी सपोर्ट करो, वीज़ा लेना है, कोई पासपोर्ट बनाना है, कोई बिजनेस करना है, वो हमारा एक वो वी हैव टू डील विद देम। अगर उन्हीं के हम दरवाजे तोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं? क्योंकि बाहर से कोई भी, अमेरिका से, कनाडा से और बाहर से कोई भी आकर पंजाब में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। पंजाब में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो पंजाब की तरक्की कैसे होएगी? पंजाब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुद्दा है वो खालिस्तान नहीं है। पंजाब में जो 2 करंट इशू मैं आज देख कर आया हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, वो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरा है ड्रग का बहुत बड़ा इशू है पंजाब में। और अनएम्प्लॉयमेंट को उसको डील करने के लिए सो यू नीड, जो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो वहाँ कोई इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन ये बदमाश लोग जो अगर कॉन्सुलेट में, एम्बेसियों में ये ऐसा गुंडागर्दी करते हैं तो कोई भी आदमी आकर वहाँ से, अगर किसी ने भारत में इन्वेस्ट करना है, वो गुजरात में करेगा, वो यूपी में करेगा, वो साउथ में करेगा, वो पंजाब में नहीं करेगा। ये अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है जी। ड्रग्स का तो बहुत ही मतलब एक दलदल में पंजाब फंसता जा रहा है और इसके पीछे ISI का भी हाथ आया है, पूरा पाकिस्तान इसके पीछे लगा हुआ है। एक और झूठा नैरेटिव गढ़ दिया जाता है। आप तो नॉर्थ अमेरिका में हिंदू सिख यूनिटी को लेकर काफ़ी काम करते हैं, तो ये जो फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है हिंदू सिख यूनिटी को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक नैरेटिव डेफिनेटली एक बिल्डअप हो रहा है और नैरेटिव सबसे खतरनाक बात चीज़ यही है भी कि वो एक नैरेटिव पे काम करते हैं, वो उसके पीछे काफ़ी कुछ होता है जो आगे लोगों को नहीं पता चलता और उसके पीछे बहुत बड़े जो फेक अकाउंट्स होते हैं, कुछ लोगों का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होती है, बिहाइंड द सीन होती है। वो ऐसा है कि एक मीडिया में एक नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। लेकिन हिंदू सिखों में ना तो नॉर्थ अमेरिका में किसी भी डायस्पोरा की, क्योंकि मैं सिर्फ अमेरिका कनाडा नहीं घूमता और मैं काफ़ी देशों में जाता हूँ, और ना वहाँ और ना ही पंजाब में मेरे को कहीं आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं नजर आया भी जहाँ हिंदू और सिखों में कोई ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट हो। लेकिन ये हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं और देखो कोई 30 साल से, 35 साल से, कोई 40 साल से वो अमेरिका कनाडा से जो वो भारत नहीं आए, उनको वो सोचते हैं भी जो 40 साल पहले भारत से गए थे उस समय के हालात के बारे में सोचते हैं भी क्या होता था, कैसे होता था। अब हिंदुस्तान बदल चुका है। हिंदुस्तान एक इमर्जिंग इकॉनमी है और बड़े बड़े मुल्क जो देखो, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भी इनके साथ जो स्पेशली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका माइंडसेट वो अभी 30, 40, 50 साल पीछे वो लटका हुआ है। लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशली पंजाब में जब हम बचपन में हमें देखा है भी जो हिंदू फैमिली में जो उनका बड़ा लड़का होता था उसको सरदार बनाते थे। और हमने कभी भी हमारे गांव में, मैं मानसा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, हमें कभी भी सोचा नहीं जो हिंदू का घर है, जो सिखों का घर है, हम उनके मंदिरों में जाते थे, वो हमारे गुरुद्वारा में जाते थे, हमें वो सारा जो उनके जो भी फंक्शन होते थे, वो रीति रिवाज होते थे, हम पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन ये एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, स्पेशली जो आपको जिनको आप खालिस्तानी कह रहे थे, ये एक बहुत चिंता का विषय ये भी जो हमारे रीति रिवाज थे, जो दिवाली भी ला लो, और भी कहते भी नहीं ये दिवाली हमारा त्यौहार नहीं है, होली हमारा त्यौहार नहीं है, और बड़े बड़े ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी काफ़ी वो कहते भी नहीं है, भी लोगों को एक रेडिकलाइज कर रहे हैं। अगर ये इनका ऐसे ही चलता रहा, जैसे जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, जो स्पेशली जो हार्ड कोर जो अपने आप को बड़ा खालिस्तान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इनका माइंडसेट है वो तालिबान से ज़्यादा दूर नहीं है। तालिबान का डेफिनेटली उनका ऐसे ही आता है भी वो कहते भी नहीं सप्रेस कर तो सभी लोगों को हटा दो, ये सिक्खी हमारी है और सिक्खी भी हमारी है, और जो वहाँ के जो अच्छे बड़े बड़े अच्छे पुराने गुरुद्वारा साहब हैं उनके भी इन पर कंट्रोल हो गया। उसके कंट्रोल के बाद उसके जो बदमाशी करते हैं, अगर कोई बोलने के कुछ शुरू करता है तो उसको सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल करते हैं, उसको धमकाते हैं। अभी देखो जहाँ दिल्ली के जो पहले गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान थे मिस्टर मनजीत सिंह जी के, वो कैलिफोर्निया गया, उसकी
पाग जुब्बा सिटी में, वो जुब्बा सिटी के गुरुद्वारा साहिब के अंदर उसकी पिटाई की इन लोगों ने। ये देखो वहाँ से एग्जाम्पल आती है भी ये किसी सिख के भी सके नहीं है, ये सिखों के भी सके नहीं है। और गुरुद्वारा में देखो कोई भी लड़ाई होती है वो गुरुद्वारा में सिर्फ एक पावर स्ट्रगल होता है, और वहाँ वो उनकी पगड़ी भी उठती है, वहाँ पुलिस भी आती है, वहाँ कोर्टों में भी केस चलते हैं। वो कहते हैं भी हाँ ये हमारा इशू है, बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन ये अगर कोई सिक्खी की भी बात करता है, कोई मॉडरेट आदमी है, कोई अपना स्पेशली कोई अपना कोई दूसरा विचार रखता है, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये हमेशा सप्रेस करते हैं, जो डराते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं। जो गुंडागर्दी के एग्जाम्पल में एक दी है, मैं 15 एग्जाम्पल और दे सकता हूँ। इसीलिए ये जानबूझकर लोगों को डराते हैं। और 1984 से पहले जो माहौल था बड़ा डिफरेंट था, स्पेशली 80 से बाद जो माहौल पंजाब का भी और डायस्पोरा में बहुत ज़्यादा बदल चुका है। भारत जो है वो गुरुओं की भूमि रही है। पंजाब में आप पंजाब कहो, लुधियाना कहो, गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने तो शीश न्यौछावर कर दिया संस्कृति की रक्षा के लिए। और ये जो कुछ तत्व हैं वो अलगाव पैदा कर रहे हैं हिंदू सिख यूनिटी में, जैसा आपने बताया है। तो निश्चय ही इस पे हमें मतलब पूज्य हैं, प्रातः पूज्य हैं गुरु नानक जी, गुरु अर्जुन देव, जितने हमारे गुरु हैं। 1984 की बात आपने अभी इसी बातचीत में आपने जिक्र किया, 1984 तो सिख विरोधी दंगा था ये, सिखों का नरसंहार था ये। तो इस पर आप डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहली बात तो भी ये हम हिंदू सिख यूनिटी की बात करते हैं। देखो ये मैं नहीं कह रहा भी हिंदू सिख यूनिटी की बात हो रही है। देखो जो हमारे गुरु साहब हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं, हमारे 10 गुरु हैं। 10 गुरुओं से गुरु तेग बहादुर की बात ले लो, जब 5वें गुरु अर्जन देव साहब की बात ले लो, उनको किसने शहीद किया था और उनकी वजह की थी, वो भी आई थिंक मैं सभी लोगों को, भारत के लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा भी उनकी थोड़ी सी रिसर्च करके देख लें भी उनकी वजह क्या थी। उसके आगे आ जाओ, गुरु तेग बहादुर ने शहादत, उनको बोलते हैं, गुरु तेग बहादुर जी को बोलते हैं कि हिंद की चादर, ठीक है ना, हिंद की चादर। वो मैं कहता हूँ वो उनकी शहादत थी। पहले तो आजकल जो हिस्ट्री में हम वो जो जिन लोगों ने हमें सप्रेस किया, हिंदुओं को मारा और सप्रेस किया और सिखों को मारा, हमारी जनरेशन, हमारे बुजुर्ग थे, उन पे अत्याचार किया, उनकी तो हिस्ट्री अभी तक भी वो एक ग्लोरीफाई की जा रही है। जो एक्चुअल हीरो थे, जो रियलिटी थी वो डिस्कार्ड की गई थी पीछे काफ़ी। गुरु तेग बहादुर के पास जब वो कृपा राम के साथ जी वो कश्मीर से कश्मीरी पंडित आए थे, उस समय एक वक्त पड़ा हुआ था। और वक्त क्या था भी वो उन लोगों को ये पता था भी अगर इस्लामिक जो कन्वर्जन बहुत तलवार से हो रही थी, भी प्यार से नहीं हो रही थी, वो तलवार से हो रही थी। और उस समय औरंगजेब इतना एक जालम इंसान, उसने अपने जो लोकल गवर्नर की एक ड्यूटी लगा रखी थी भी उसको, जो ये एक स्ट्रीट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट था, क्योंकि उनको पता था भी जो कश्मीरी पंडित हैं, जो हिंदू धर्म के एक बहुत सेंटर है वहाँ कश्मीरी पंडित है, अगर उनको कन्वर्ट कर लो तो बाकी बहुत ज़्यादा कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। उन पे वक्त पड़ा, जब उस समय किसी पे वक्त पड़ा तो कृपा राम जी की अगुवाई में बाकी पंडित थे, जो कश्मीरी पंडित थे, किसके पास गए? गुरु तेग बहादुर जी के पास। पहला क्वेश्चन तो ये है उनके पास क्यों गए हैं, और भी इतने ज़्यादा लोग होंगे। और मैंने ये बहुत जो हमारी सिख कम्युनिटी से जो बहुत समझदार लोग हैं उनसे पूछा, वो कहते चल साहब अगर वक्त पड़ता है जब ज़िंदगी में किसी पे इतना ऐसा, जैसे आपको आपकी होंद को खतरा हो, आपकी नस्ल को खतरा हो, आप उस समय उस आदमी के पास जाओगे जिस पे आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो। वो कश्मीरी पंडित आए थे क्योंकि उनको पता था गुरु तेग बहादुर जी पे विश्वास था। विश्वास उसी पे होता है जो अपना होता है। वो बगाना समझ कर नहीं आए थे भी वो सिखों के गुरुगान, नहीं, वो अपना समझते थे और आए। और गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया। बलिदान कहाँ दिया? दिल्ली में आकर चांदनी चौक में। उस समय कौन था? औरंगजेब था। इशू क्या था? इस्लाम कबूल कर लेते तो उनको सारा कुछ माफ़ था, क्योंकि इस्लाम कबूल नहीं किया तो उनकी शहादत हुई।
और ये तो एग्जाम्पल पड़ी है ना, ये देखो अपने सामने दिल्ली में जाकर लाल किला के सामने पड़ी है, चांदनी चौक गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, लेकिन उसके सामने एक यादगार और भी बनी हुई है। वहाँ भाई मतीदास, सतीदास और दयाला जी, वो भी तीनों की शहादत, भाई मतीदास, सतीदास और दयाला जी की शहादत भी गुरु तेग बहादुर जी के साथ हुई थी, उस समय हुई थी। उनकी भी, वो कौन लोग थे, वो भी एक हिंदू कम्युनिटी से में पैदा हुए थे, ठीक है ना। और इसीलिए उन लोगों की कुर्बानी थी। पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये लोगों को, हम बच्चों को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अब जो बाल बीर दिवस की थ्रू एक सारे की सारी हिंदुस्तान के हर के बच्चे को जे टीच करने की, जे पढ़ाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं भी ये सिखों की कंट्रीब्यूशन क्या थी। सिखों की कंट्रीब्यूशन सिर्फ एग्रीकल्चर या बॉर्डर पे नहीं थी, सिखों की कंट्रीब्यूशन और भी काफ़ी जगह थी। सिखों गुरुओं की देखो इतिहास, ये ऐसा नहीं भी वो सिख गुरु के यहाँ किसी और के थे या सिखों के, नहीं। अगर सिखों के वो सिर्फ जो गुरु सिखों के होते ना, तो फिर हिंदू लोगों को लिए वो कुर्बानी देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए जब वो कुर्बानी दी, लेकिन वो कुर्बानी का इतिहास क्या था, हिस्ट्री क्या थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक हिंदू के घर में ये पता होना चाहिए भी गुरु तेग बहादुर को उनकी शहादत क्यों हुई और उनको हिंद की चादर क्यों बोलते हैं। और आप लोगों को भी मैं कहता भी उनके गुरु तेग बहादुर की जो शहादत है वो एक मंदिर में भी सेलिब्रेट होनी चाहिए और हर एक हिंदू के घर में भी सेलिब्रेट होना चाहिए, क्योंकि वो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू पे उन लोगों ने शहादत दी। उन्हें सिर्फ वहाँ उसको सिर्फ सिख और हिंदुओं को इशू नहीं था। अगर सिखों को, अगर पंडितों को, जो कश्मीरी पंडितों को वो कन्वर्ट करके मुसलमान बना सकता था तलवार की नोक पे, और उसके बाद हिंदुओं को भी कर सकता रहा, और उसके बाद सिखों का नंबर भी आना था, क्योंकि वो गुरु साहब एक विजनरी थे। उसके बाद आ जाओ उन्हीं के देखो जो गुरु तेग बहादुर होते हैं। गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह थे उनके बेटे। गुरु गोविंद सिंह जब पटना में पैदा हुए, पटना से बाद में अनंतपुर साहब आते हैं, वो उनका नाम गुरु गोविंद राय था। उनका नाम गुरु गोविंद राय था। जब खालसा पंथ की साधना हुई तो बाद में उसके बाद उन लोगों ने अमर छका तो गुरु गोविंद सिंह बने। उस समय भी जो 5 प्यारे थे उनकी हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। कोई लाहौर से आए हैं, भाई जो लाहौर से भी आए हैं, वो जगन्नाथपुरी से भी आए हैं, उड़ीसा से भी आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, बिदर से भी आए हैं। वो सभी अलग अलग कास्टों से आए हैं और अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते थे और अलग अलग उनका जो कित्ता था वो था। जब वो खालसा पंथ में आए तो सभी के लास्ट नेम उनके जो सिंह बन गए, जो अमर छका, लेकिन जो पैदा तो वो भी हिंदू धर्म पे हुए थे ना। ये संस्कार, ये देखो गुरु गोविंद सिंह का विज़न क्या था भी। उन लोगों ने जब उनकी जो खालसा पंथ में जो शामिल हो गए, गुरु गोविंद सिंह ने कभी नहीं कहा भी हाँ अब सिर्फ पंजाबी भी है बोलनी है या लोकल उनकी लैंग्वेज बोलनी है। नहीं, वो कहते भी जो नहीं, आपकी जो लैंग्वेज है वो बोलो, जो आपका कल्चर है वो मेंटेन रखो, आपको कोई सप्रेशन नहीं है। लेकिन उन लोगों ने जो 5 प्यारे थे तो गुरु गोविंद सिंह को अमर छकाया, तो गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बने। और उस समय क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि जो जुल्म हो रहा था उस समय उसका टकरा करने के लिए खालसा फौज की साधना करनी पड़ी। और खालसा फौज की साधना करनी पड़ी तो गुरु गोविंद सिंह ने भी सेक्रीफाइस बहुत किए। और उनके बच्चे जो, अगर फतेहगढ़ साहब जाकर देखो, जो छोटे शहजादे थे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाल वीर दिवस जिनके नाम पे वो, हाँ जी हाँ, वो मनाते हैं, उनकी हिस्ट्री भी सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि इशू क्या था, क्योंकि जब उनको नियों में चिना रहे थे उससे पहले उन पे इतना टॉर्चर हुआ, उनको इतनी ज़्यादा लालच दिए गए छोटे छोटे बच्चों को। क्या वो चाहते क्या थे, वो कहते भी नहीं इस्लाम कबूल कर लो। अगर इस्लाम कबूल हो जाता तो सारा कुछ माफ़ था। लेकिन ये कोई भी जो रेडिकल है वो ऐसी कोई बात नहीं कहेगा। वो कहेगा भी नहीं ये हिंदू माड़ा है, ये RSS माड़ी है, ये मोदी माड़ा है, ये एजेंसियां कराती हैं दिस एंड दैट। लेकिन ये कोई कुछ नहीं कहता भी ये इन लोगों ने हमारी हैसियत क्या थी, हमारी बैकग्राउंड क्या है, और इस्लाम को हमें कन्वर्ट करने के लिए, इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या जुल्म हमारे लोगों पे और उस समय बाकी लोगों पे क्या नहीं किए गए। ये हमारा एक बहुत बड़ा, मैं दुख की बात करता हूँ भी। देखो कई बार ऐसा होता है भी, मैं दिल्ली में मैं आता हूँ, औरंगजेब रोड का नाम अभी था, और मैं देखा, अभी मैंने पीछे देखा एक औरंगजेब लेन अभी भी बनी हुई है। भी देखो ये त्रासदी है हमारी।
ये देखो आज जो पीछे पीछे चल रहा था, एटलीस्ट नाउ वी कैन डू द एफर्ट कि ये देखो जो आदमी गलत था, जो अभी भी आज को उसको ग्लोरीफाई है, उसके नाम के बहुत बड़े बड़े सिटी बने हुए हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और बड़ी बड़ी लेन्स बनी हुई हैं, रोड बनी हुई हैं। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। मैं तो कहता हूँ जब मैं दिल्ली में लैंड करता हूँ, मेरे सीने में एक बहुत दुख होता है। भाई जब मैं लैंड होने से पहले मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं भारत जा रहा हूँ। जब मैं लैंड होता हूँ एयरपोर्ट पे, जब मैं वहाँ देखता हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, आई डोंट लाइक इट। एंड बहुत लोग हैं वो नहीं लाइक करते, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सिखों के साथ, और इंदिरा गांधी की वजह से सिखों के साथ सिखों का जो जेनोसाइड हुआ है, सिखों का कत्लेआम हुआ है, वो हम भूल नहीं सकते। जिस लोगों ने सबसे ज़्यादा कत्लेआम की है, सबसे ज़्यादा नस्लें ख़राब की हैं, हम आज भी उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ जो आगे वाली जनरेशन में भी यही मैसेज आएगा। लेकिन वी हैव टू गो बैक। जो हमारी सिखों की जो हमारी परंपरा थी, हमारी एकता है, जो हमारी संस्कृति है, हमें आज की नई जनरेशन को टीच करने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जो डायस्पोरा में हो रहे हैं, जो रेडिकल हैं, जिनको जो हम खालिस्तानी कहते हैं, ये तो बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। भी देखो, ये पंजाब में जो सिख है वो गुलाम है, ये हिंदुओं ने हमारे लिए ऐसा किया। वो एक टर्म यूज़ करेंगे, वो वहाँ फ्लैक्सें देखोगे आप, टोरंटो जाओ, वैनकूवर जाओ, और भी काफ़ी जगह थे, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में, इन लोगों ने फ्लैक्सें बड़ी लगाकर उनमें लिखा है मोदी किलिंग सिख्स, और हिंदुओं ने सिखों का जेनोसाइड किया 1984 में, दिस एंड दैट। वो सारा कुछ डायलॉग लिखे हुए हैं, लेकिन वो दे डोंट वांट टू, दे डोंट टेल, दे डोंट एक्सप्लेन, दे डोंट रियली डिस्क्लोज कि उसकी रियलिटी की क्या थी। आपने 1984 में पूछा, 1984 का जो इंसिडेंट हुआ है, अभी देखो, एज ए सिख आई विल नेवर फॉरगेट, एंड आई विल नेवर फॉरगेट, एंड वी शुड नेवर फॉरगिव जिन लोगों ने 1984 में जो इतना बड़ा सिखों का कत्लेआम हुआ है। उस समय देखो कौन पावर में था, जो सिखों के साथ। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना सभी। आज भी कुछ लोग, बहुत लोग जिंदा हैं जो बता सकते हैं जिनके गलों में टायर डालकर मारा गया, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें भी हिंदुओं ने किया ना, ये गलत बात है। वो एक कांग्रेस टाइम थी, उस समय बीजेपी के पास 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है। और सिखों के, स्पेशली जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के जो गुंडे थे, उन लोगों ने कत्लेआम किया है सिखों का। और सिखों में मेन स्ट्रीम जो सिख हैं उनको मालूम है, लेकिन ये जानबूझकर ट्विस्ट करते हैं अभी। लेकिन नहीं, जो भारत में हिंदू से जो सिख सेफ नहीं है, हिंदुओं ने ऐसे किया, दिस एंड दैट। प्रॉब्लम क्या कि हम उसको काउंटर नहीं करते। वो लोगों को हम ओपन स्पेस दे दिया है, वो इतना नैरेटिव बना रहे हैं, वो जानबूझकर तोड़ मरोड़। इसलिए पाकिस्तान की ISI का यही है, उनका प्रोपोगंडा, वो खालिस्तान चाहिए, दिस एंड दैट। खालिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, हमने कभी सुना नहीं था। और कभी ना कोई जो हमारे जो लीडर थे, पहले जो लीडर थे, वो कोई खालिस्तान की कोई बात नहीं करते थे। लेकिन ये जानबूझकर नैरेटिव बिल्डअप करते हैं, नैरेटिव पे इनकी दुकानदारी चलते हैं, और उसके पैसा बहुत आता है। और दीज पीपल आर वेरी वेल फंडेड, और दे हैव लॉट्स ऑफ मसल पावर। अगर इनके सामने कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसको दबा देते हैं। एंड आई डेयर कि दूसरा नाम, मेरा नाम तो हमेशा आता है भी, हाँ, मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, दूसरा नाम कोई ढूंढ कर दिखाओ नॉर्थ अमेरिका में। मैं सिर्फ अमेरिका में नहीं कहता, मैं कनाडा में कहता हूँ, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, ये शरारती लोग हैं, दे आर वेरी वेरी स्केरी। या अगर ये जो मनजीत सिंह जी के जो प्रधान था उस समय, अगर उसकी गुरुद्वारा में ऐसी पिटाई कर सकते हैं, ऐसा हालात कर सकते हैं, तो आम आदमी क्या करेंगे? इन्हें खालिस्तानी ना कहा जाए, अलगाववादी कहा जाए इन्हें। हार्ड कोर जो अपने आप को बड़ा खालिस्तान की बड़ी बातें करते हैं, जो इनका माइंडसेट है वो तालिबान से ज़्यादा दूर नहीं है। 6 फॉर जस्टिस वाले, वो बिल्कुल एक नॉनसेंस जो बात कर रहा है। जो 1984 तो सिख विरोधी दंगा था ये, सिखों का नरसंहार था ये, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सिखों के साथ, और इंदिरा गांधी की वजह से सिखों के साथ सिखों का जो जेनोसाइड हुआ है, सिखों का कत्लेआम हुआ है, वो हम भूल नहीं सकते।